प्यारे दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल यूजीसी नेट चार्ज दर्पण में। तो जैसे कि आपको पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम इंटरनेट जेआरएफ सेट टीजीटी पीजीटी तैयारी करते हैं। बट आज की जो क्लास है यूजीसी नेट के प्रथम पाली में जो प्रश्न पूछा गया था, हम उसी को करने वाले हैं। ठीक है, हम उसी प्रश्न को यहाँ पे करने वाले हैं। और चलिए प्रश्नोत्तरी को स्टार्ट करते हैं। और आप भी वीडियो पॉज करके अपना उत्तर आप लोग देते रहिएगा। ठीक है, आप भी अपना उत्तर देते रहिएगा। तो पहला प्रश्न हमारा आता है, अब यहाँ पे हम 100 क्वेश्चन करने वाले हैं यूजीसी नेट के प्रथम पाली के, और कल मैं इसका सेकंड शिफ्ट का भी अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अभी सिंपली यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, क्वेश्चन दिखा रही हूँ। खासकर जो पहली बार एग्जाम देना चाहते हैं, हो सकता है उनके पास क्वेश्चन ना हो, तो वो फास्ट मोड में इसको देख सकते हैं, है ना। ईदगाह कहानी में व्यक्त हुए हैं क्या, तो मैं यहाँ पे राइट आंसर पढ़ने का प्रयास कर रही हूँ, मैं सभी नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, तो बाल मनोविज्ञान है और मातृत्व मातृवात्सल्य है, यानी यहाँ पे बी और सी हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसको आप ना कट करना भी सीखना। ठीक है, कट वट करना सीख लेना, मतलब जो भी चीज़ें आपको एलिमिनेट करनी है वो करके ही राइट आंसर का चुनाव करना, तो ही काम बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम आपको बताना है। तो पहले कौन आता है, तो यहाँ पर मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगी। एक तो आप को मान लो कोई प्रकाशन वर्ष वगैरह नहीं याद है, तो पहले तो एक का याद है, किसी का मान लो झूठा सच का आपको याद है, तो सी ऑप्शन पे जाना। सी ऑप्शन का पहला नंबर कहाँ आता है, तो केवल एक नंबर पे सी आ रहा है। ठीक है, एक नंबर पे आ रहा है, तो ये हमारा ये CBAD करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर पहले हमारा आता है, झूठा सच उपन्यास आता है, यशपाल कृत है। और इसके बाद आता है हमारा धरती धन अपना। इसके बाद आता है आपका बंटी, फिर मायादास की माड़ी। फिर ये अगला प्रश्न आता है, इकाई 8 से लिया गया था हिंदी नाटक से, अंधेर नगरी से। ये प्रश्न है कि जात ले जात टके शेर जात 1 टका दो, हम अभी अपनी जात बेचते हैं टके वास्ते। अंधेर नगरी में जात बेचने वाले ब्राह्मण के इस संवाद का आपको व्यंग्यार्थ बताना है कि इसका क्या हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है। तो यहाँ पर ए नंबर ही राइट है कि यहाँ नगण्य साधारण विशिष्ट असाधारण सब एक ही भाव बिक रहे हैं। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, फटी भूमि पर कर पग छाया यह शोभा अतिराजति, करि करि प्रतिपद प्रतिमानि वसुधा कमल बैठकी साजति। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किसकी हैं, तो ये सूरदास की पंक्तियां हैं। अब आपको तुलसी, जयसी और कबीर की पंक्तियां अवश्य आपको याद रखनी है, खासकर इकाई 5 की पंक्तियां, जो इकाई 5 में हिंदी कविता लगी है, वहां से आपको पंक्तियों का संज्ञान होना बहुत जरूरी आपके लिए है। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न फिर निकल कर आता है। हमारा प्रश्न आता है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से हमें सही अनुक्रम बताना है। तो इसका मैं बता दूं कि सही अनुक्रम हमारा यहाँ पे 3 नंबर होगा। ठीक है, पहले सी वाला आएगा शांति निकेतन से शिवालिक तक ये, फिर ए नंबर दूसरी परंपरा की खोज नंबर सिंह की रचना है, फिर व्योमकेश दरवेश आएगा, और फिर इसके बाद हमारा आएगा फिर ये आएगा साहित्यकार और चिंतक आचार्य हजारी द्विवेदी, फिर आएगा व्योमकेश दरवेश। ठीक है, तो हमारा सी नंबर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगली पंक्ति आती है, फिर विकल है प्राण मेरे। अब देख रहे हैं सभी जो रचनाएं हैं वो कूट में ही हैं, और यूजीसी नेट की अधिकतर जो प्रश्न है बंधु वो कूट में ही आ रहे हैं। तो बड़े ध्यान से आपको अभी से अपनी तैयारी को स्मार्ट वे में बना के चलना है। कूट वाले प्रश्नों का ज़्यादातर आप हो सके तो सॉल्व करें तो ही अच्छा है। फिर विकल है प्राण मेरे गीत में निहितार्थ बताना है क्या होगा, तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर निकल कर आता है बी नंबर सही थे। अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है। और फिर यहाँ पे डी नंबर करेक्ट है कि स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। ठीक है, तो बी और डी हमारा करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न एक और आता है कि शीतला माँ के नाराज हो जाने के भय से लोग बच्चों को चेचक का टीका तक नहीं लगवाते थे। उपयुक्त प्रसंग निम्नलिखित में से किस उपन्यास में वर्णित है, तो ये देवरानी जेठानी की कहानी की में ये वक्तव्य जो है, ये संवाद आपको देखने को मिलता है। अगली एक और पंक्ति आती है कि विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय बताना है। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं और यदि आपको लग रहा है कि PYQ सॉल्व करने पर बंधु आपके अभी मतलब पहली बार आप सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके 70 से 75, ठीक है, पहली बार सॉल्व करते हैं तो 75 प्रश्न आपके या 70 सही हो जाने चाहिए। फिर आप जब दूसरी बार करते हैं तो कम से कम आपके 85 प्रश्न सही हो जाने चाहिए। और फिर जब आप तीसरी बार सॉल्व करते हैं तो आपके 90 से 95, ठीक है, आपके प्रश्न 90 से 95 बंधु आपके प्रश्न सही होने अति आवश्यक है। ये है आपकी फिर तैयारी। ठीक है, तो विद्यापति की पदावली में वर्णित मुख्य विषय बताना, यहाँ भी आपका
कूट में ही ऑप्शन है, ठीक है, कूट में ही दिया गया है, तो बी और डी हमारा करेक्ट होगा। ये बी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे वयः संधि है और अनमेल विवाह की बात विद्यापति की पदावली में देखने को मिलती है। अगला एक और प्रश्न आता है कि स्वच्छंद वृत्ति वालों की संवेदना अनेक प्रकार की हो सकती है, पर मध्यकाल के इन स्वच्छंद कर्ताओं की संवेदना केवल प्रेम की संवेदना थी। ये प्रेम की पीर के पक्षी थे, यह कथन किस आलोचक का है? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का है, और ये मेरे पास प्रूफ भी है, ठीक है, ये प्रूफ ऑलरेडी मेरे पास है। और निम्नलिखित में से कौन सी भारतेंदु की अनुदित रचना नहीं है? तो यहाँ पे जो सती प्रताप है ये इनकी अनुदित रचना नहीं है, मौलिक रचना है। बाकी सभी अनुदित है। विद्या सुंदर, पाखंड, विडम्बना, सत्य, हरिश्चंद्र इनकी अनुदित रचनाएं हैं। अब ये बड़ा सरल है, ठीक है, इसको आप अच्छे से लगा सकते हैं। सम्मिलित करने वाले प्रश्न ही आपके अक्सर गलत होते हैं। तो मान लो आपको भी कोई कुछ याद नहीं है, पर आपको पता है शकुन और बंटी दोनों एक ही विधा के पात्र हैं, यानी उपन्यास नाटक जो भी आप समझें इसको, तो एक ही विधा के पात्र हैं, ठीक है। यहाँ पर भी महामाया अघोर भैरव, अब आगे का आपको नहीं पता है, ठीक है। तो देखो ए का तीसरा कहाँ पे जा रहा है? तो ए का तीसरा केवल एक जगह पे है, ये देख रहे हैं, ए का तीसरा यहाँ पे है और बी का चौथा भी यहाँ पे है, ठीक है। बी का चौथा भी जैसे मैंने यहाँ लगाया वैसा यहाँ पे। तो सी का दूसरा जाएगा राम बोला और हलीमा सौदागर सिंह, ठीक है। तो यही हमारा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये वाली ट्रिक मैं बहुत अपनाती हूँ, क्योंकि ए का चौथा देख रहे हैं कहीं भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ए का तीसरा, ठीक है। तो यही आप ऐसे मिलान करिएगा पेपर में। विशोबा खेचर या खेचरनाथ निम्नलिखित में से किसके गुरु थे? तो नामदेव के। अगला एक और प्रश्न आता है, सूची में आपको मिलान ही करना है, ये भी सरल है। आपको पता है शरद चंद्र आवारा मसीहा, तो ए का चौथा देखो कहाँ पे है? तो ए का चौथा यहाँ भी है, ए का चौथा यहाँ भी है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को बिल्कुल आप कट कर दीजिएगा, इन पर आपको ध्यान ही नहीं लगाना है। फिर शिवरानी देवी प्रेमचंद्र घर में। अब बी का तीसरा भाई यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब सी का देखोगे राम वृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, बेनी होगा, बेनीपुरी, गेहूं और गुलाब। तो अब देखोगे सी का पहला कहाँ है? तो यहाँ पे है। तो ये 4 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। डी का दूसरा जाएगा निरपाण निर्माण की बच्चन सी। अगला प्रश्न आता है कि प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर रचित कहानी कौन सी है? तो सभी जानते हैं, उसने कहा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पद्माकर भट्ट के बारे में रामचंद्र शुक्ल का आपको बताना है, करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा निकल करके, ठीक है। और आप बता दूं मैं आपको कि आचार्य शुक्ल के अनुसार कम से कम 6 प्रश्न हमारे यहाँ से निकल कर आ ही गए थे, ठीक है। 6 प्रश्न हमारे निकल कर आए हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर निकल कर आता है वो, ऐसा सर्वप्रिय कवि इस काल के भीतर बिहारी को छोड़कर दूसरा नहीं हुआ, यह सही है। अब एक हमारा यहाँ पे सी नंबर सही है कि पद्माकर की भाषा कड़कती होते हुए भी कबीर जैसी नहीं है। तो ए और सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब बता दूं कि जितने भी कथन वाले प्रश्न आए हैं सबका ए ऑप्शन ही राइट है। जितने भी 4-5 आए थे ना, कहे का सी हो गया होगा, बाकी सबका ए राइट है। तो कथन एक आता है कि कार्ल मार्क्स का मानना है कि पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति अपना उत्पाद बेचने के कारण उससे अजनबी हो जाता है, क्योंकि अपने उत्पाद को पूंजीवादी सत्ता के हाथ बेचना व्यक्ति की मजबूरी है। तो दोनों ही सही था, ए आर दोनों ही यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न एक और आता है निकल करके कि राम रावण युद्ध को रूपायित करने के लिए निराला ने क्या किया है? तो संस्कृत पद मैत्री नाद योजना और अनुप्रास विधान पर विशेष बल दिया है, ठीक है। एक प्रश्न आता है तदोषो शब्दार्थो सगुणा वन लंकृति पुनः काव्य कथन किसका है? तो मम्मट का है, ठीक है, मम्मट का कि धनंजय का, ठीक है, धनंजय का है मेरे ख्याल से। ये अभी थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है, मेरे ख्याल से धनंजय का है कि मम्मट का है। ये कमेंट करना। तदोषो शब्दार्थो, हाँ धनंजय का है, हाँ धनंजय का है। आगे चलते हैं कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको निम्नलिखित ग्रंथों का अनुक्रम लगाना है, ठीक है। तो ये भी मैंने बड़े ट्रिक से लगाया था। अभी मुझे किसका, मुझे चीड़ों पर चांदनी का याद था, आपको देखा पाकिस्तान मुझे याद था कि 2000 इसका प्रकाशन वर्ष है। और मुझे किसका, नए चीन में 10 दिन, ये वाला मुझे पता नहीं था इसका प्रकाशन वर्ष क्या आएगा। तो मैं देख रही थी कि आंखों देखा पाकिस्तान लास्ट में आता है, ठीक है, 2000 में। तो मेरा ध्यान इसमें था, मैंने 4 नंबर को काट दिया और मैंने 1 नंबर को, मैं पहले दोनों को कट की थी, ठीक है। और मैं फिर लगाना स्टार्ट की। पहले नए चीन में 10 दिन पता नहीं था। बी नंबर फिर आता है चीड़ों पर चांदनी, फिर आता है सी नंबर, हाँ फिर यहाँ आता है, ए दादा यहाँ पे तो मिस्टेक है भाई, CBC है, ठीक है, ये मिस्टेक है।
ठीक है, यहाँ पे डी होगा, ये यहाँ पे डी आना चाहिए, ये मिस्टेक है। ठीक है बंधु, ये मिस्टेक है, यहाँ पे डी ऑप्शन पहले आएगा पैरों में पंख बांध कर। ठीक है, राम ऋषि बेनीपुरी की रचना है ये, और उड़ते चलो उड़तो चले दोनों ही रचना राम ऋषि बेनीपुरी की हैं। तो पहले डी आएगा, फिर बी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, तो हमारे 3 नंबर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ग्रुप में ये पीडीएफ दी हूँ, जो लोग ग्रुप से देख रहे हैं तो वो थोड़ा सा मिलान कर लेना। संस्मरण की पुस्तकें नहीं हैं, कौन सी नहीं है? नगतलाई का गाँव, ऋण जल धन जल, आछे दिन पीछे गए और वे लड़ेंगे हजारों साल। तो ये पीडीएफ को देख करके मेरे आप बताओ, ये सबको बताना है, 20 नंबर का सबको बताना है। ये ऑलरेडी पीडीएफ में ये मेंशन है, जो पीडीएफ आपको दिया गया है, मेरे ग्रुप पे जितने बच्चे देख रहे हैं सभी इसका मुझे करेक्ट आंसर बताएंगे कि कौन सी संस्मरण की पुस्तकें हैं। ठीक है, अब इसको मैं छोड़ रही हूँ ताकि आप मुझे बता पाओ। ओके, अगला प्रश्न आता है, ये देखो मालती वजीर, ये बहुत सरल है, मालती वजीरा से हैं, और गुप्त बुद्ध और लाल मोहर। तो वैसे ही मालती गैंग्रीन की रचना है, वजीरा सिंह आप देख रहे हो कि उसने कहा था, और बुद्ध गुप्त हो जाता है आकाशदीप का, और यहाँ पे एक लाल मोहर है वो जो कि हो जाता है किसका? तीसरी कसम का। तो मालती का देख लो कि ए का चौथा कहाँ पे जा रहा है, तो ए का चौथा केवल एक जगह पे है, और ये 3 नंबर हमारा बंधु, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वैतवादी वैष्णव संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो माधवाचार्य हैं। ठीक है, इतना सरल प्रश्न नहीं आया था जितना अब लग रहा है। ठीक है, पहले लग रहा था कि बहुत सरल होगा, बट अभी समझ में आ रहा है। ये वाला औपम्य गर्भ, सादृश्य मूलक, विरोध गर्भ, श्रृंखला मूलक, विभावना, एकावली, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक। तो एक का भी यदि आपको बन रहा है, ठीक है, यदि एक का भी आपसे बनता था तो आप इसका राइट आंसर लगा सकती थी। तो यहाँ पे एक का हो जाएगा व्यतिरेक। ठीक है, व्यतिरेक हो जाएगा, यानी हमारा एक का चौथा, ये वाला हमारा राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर पे। ठीक है, बी का तीसरा जाएगा सादृश्य मूलक, उत्प्रेक्षालंकार, फिर विरोध गर्भ का चला जाएगा हमारा ए नंबर पे विभावना जाएगा, और एकावली श्रृंखला मूलक। तो ये हमारा 2 नंबर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर वही आता है, मैं आपको बता रही थी कथन और कारण के जितने प्रश्न आए हैं एक को छोड़ करके बाकी सबका पहला वाला ही ऑप्शन करेक्ट है। कि कथन था कि आज की विषय और संकटपूर्ण स्थिति में व्यक्ति अपनी असहायता और अकेलेपन में निर्णय नहीं ले पाता, और ले भी पाता है तो उसकी परिणति अर्थहीनता में होती है। कारण दिया गया है कि क्योंकि आधुनिक काल में मशीनीकरण के वर्चस्व के कारण व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है। ठीक है, दोनों ही सही है, ए आर दोनों सही है। बात भी सही है कि आधुनिक काल में मशीनीकरण के कारण वर्चस्व के कारण, हाँ सही, व्यक्ति की अपनी पहचान खो गई है, बात भी सही है, बहुत सही बात लिखी है। ठीक है, परिंदे कहानी के पात्र हैं। दरअसल बता दूं मैं, ये एनटीए ने पता नहीं इसको क्यों हटाया, लेकिन बट डॉक्टर मुखर्जी और ह्यूबर्ट ही पात्र हैं, और ए भी हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल के आता था। ठीक है, क्योंकि हम सामनाथ को जिसके साथ लगाएंगे वही ऑप्शन गलत जाएगा, और सब में यहाँ सामनाथ टपके हुए हैं, यहाँ भी टपके हैं, यहाँ भी टपके हैं। ठीक है, और यहाँ भी सामनाथ टपक पड़ते हैं, जितने में सी लगे हैं वो सब सामनाथ हैं, है ना, तो इसलिए सब ये गलत थे। ये जहाँ पे सामनाथ लगे हुए थे, अब ये सही था, पर एनटी ने पता नहीं किसके कहने पे, मतलब कुछ बंदों ने भेज दिया, कुछ क्या भेज दिया, एनटी ने इसको हटा दिया, ड्रॉप क्वेश्चन कर दिया था। बहरहाल, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है? रामायण का समय, यही लिखा है। ठीक है, ए नंबर हमारा राइट है। ये इसको तो मैंने तुक्का मार के लगाया भाई सच बता रही हूँ, इसको मैं तुक्का मार के लगाई थी, क्योंकि ये वाला ना एक तो मुझे याद था, आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना का अर्थ हिंदी और अर्थ, ये वाला एक तो मुझे अच्छे से याद था, अब बाकी का मुझे याद नहीं आ रहा था। ठीक है, तो इसको मैं तुक्का लगाई थी, मतलब तुक्का नहीं लगाई थी, मतलब कहने का ऐसा कि मैं इसको राइट लगाने का प्रयास कर रही कि एक का तीसरा मुझे पता था इनकी रचना है, अब एक का तीसरा केवल एक जगह पे था, यहाँ भी था, यहाँ भी था, बट इसके बाद में देखिए बी का चौथा है राम स्वरूप चतुर्वेदी, और मुझे याद था ये वाला हिंदी आलोचना की परंपरा और आचार्य शुक्ल, डी नंबर, ये वाला मुझे पता था कि डी का पहला होगा शिव कुमार मिश्र का, तो फिर मैंने इसका चुनाव मैंने किया। रामचंद्र तिवारी की रचना ये मैंने नहीं पढ़ी थी, इनकी पुस्तक काफ़ी मोटी है, तो मैं इनकी पुस्तक का अध्ययन नहीं करती हूँ। ठीक है, बाकी इन सबको एक बार देखी हूँ, इनकी पुस्तकों के बारे में, इनको थोड़ा विस्तार पूर्वक पढ़ा है मैंने। ठीक है, तो 3 नंबर हमारा यहाँ पे राइट आंसर निकल कर आता है। आगे चलते हैं, तो रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में दर्ज अष्टछाप के प्रारंभिक 4 कवियों का सही अनुक्रम बताना है, तो ये बिल्कुल राइट था। ठीक है, पहले सूरदास आते हैं, फिर नंददास, फिर परमानंद दास, फिर कृष्णदास आते हैं, तो ये बिल्कुल सही था।
ठीक है, इसका जो है ना वो बी नंबर ये हमारा एक नंबर राइट आंसर था इसका। अगला प्रश्न एक और आता है कि ये भी सही था, बिल्कुल सरल है। शेखर सरस्वती एक ही उपन्यास के पात्र हैं, एक ही विधा के पात्र हैं। अब आपका एक का देखो चौथा नंबर पे कहाँ जा रहा है, तो एक का चौथा केवल एक जगह पे है, ये देखिए यहाँ पे है। अब समझ लीजिए कि अब कहीं पे एक का चौथा नहीं है, तो आपको ऐसे ही लगाना है। फिर बी का हम देखेंगे तीसरा, सिरिया माता दिन, पता नहीं क्यों हिचकी क्यों आ रही है आज, सॉरी। ठीक है, तो ठीक है आगे देखते हैं। और सी का दूसरा हम देख लेते हैं कि जयदेव पुरी तारा एक ही उपन्यास के पात्र हैं, बाण भट्ट और निपुणिका एक ही उपन्यास के पात्र हैं, तो हमारे यहाँ पे 2 नंबर ही करेक्ट हो जाए। आगे होगा जय पंखी के नियरे होए कहें बिरह के बाद, सोए पंखी जय जाय जर तरुवर होए निपात। यहाँ पे आपको राइट आंसर का बंधु चुनाव करना था। ठीक है, कई मित्र हैं जो कहते हैं कि मैम ऐसे जब प्रश्न आते हैं तो हमें बहुत दिक्कत होती खासकर। तो मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ, आप यदि आपको कोई बहुत वीक, लेकिन अभी समय है तो आप पूरा तैयारी करें। ऐसा नहीं कि छोड़ के तैयारी करें, अभी छोड़ के तैयारी नहीं करनी है, क्योंकि आपके पास टोटल टाइम है। अभी तो कुछ पता भी नहीं है कि कहाँ, मतलब कब पेपर होगा, कब फॉर्म भरा जाएगा, लगभग पता है, अनुमानता है, हम लोग बता देते हैं कि हाँ हो सकता है अब किया जाए, बट अभी राइट नहीं पता है। तो आपको ऐसा ही करना है बंधु कि कंप्लीट पढ़ लो, पूरा यूनिट पढ़ डालो, 1 से लेकर 10 तक का, मतलब इतना पढ़े रहो कि परीक्षा में प्रश्न यदि आता है तो आपसे बन जाए। ठीक है, तो संवेदना अभिव्यक्ति के स्वरूप में है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। परीक्षा गुरु उपन्यास निम्नलिखित में से किस विषय पर केंद्रित है, तो प्रतीक रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्रण है। आप मुझे बताना परीक्षा गुरु उपन्यास में कितने प्रकरण हैं। ठीक है, ये कितने प्रकरणों में विभक्त है ये उपन्यास। मुक्तिबोध की रचना कौन सी है, तो एक साहित्य की डायरी है। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कवि की दृष्टि से कविता की रचना प्रक्रिया पर विचार करने वाले होगा। ठीक है, वातले हो गया है, करने वाले पाश्चात्य आलोचक हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा जाएगा वर्ड्सवर्थ है, क्योंकि कविता पर विचार प्रक्रिया ज्यादा व्यक्त किया है किसने, वर्ड्सवर्थ ने। हाँ, तो वर्ड्सवर्थ हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। गोरी सुंदर पातली केसर काले रंग 11 देवर छोड़ के चली जेठ के संग, तो अरहर राइट आंसर है, क्योंकि इसका हमारे इधर बड़ा ज़्यादा उखान चलता है, मतलब उखान यानी बोल, मम्मी लोग कभी कभी बोलते थे ऐसा, तो वो हम सुने थे बाकी, और हम पढ़े नहीं थे इसको अलग से। तो इसको हम करेक्ट करके आए थे। विभ्रम और यथार्थ इल्यूजन एंड रियलिटी के लेखक का नाम बताना, तो कार्डवेल इसके रचनाकार हैं। ठीक है, अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत के अंगों का सही अनुक्रम बताना है, तो बिल्कुल इसका ABCD ही करेक्ट है, 3 नंबर ही करेक्ट आंसर है। कथानक, चरित्र, विचार और पद योजना यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न आता है कि भल्ला हुआ जो मारिया बहनी मारा कंतु लज्जन तू बह सियहु जय भग्गा घर अंतु का तात्पर्य बताना है, तो इसका A नंबर सर करेक्ट है कि हे बहना अच्छा हुआ जो मेरा कंत मारा गया, और हे बहन युद्ध में अपने पति के मारे जाने से मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं सखियों के बीच लज्जा के बीच बच गई। ठीक है, तो A और D इसका करेक्ट हो जाएगा। A D यहाँ पे 1 नंबर पे है, और यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगला फिर प्रश्न आता है कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम बताना है, तो फिर से हम लगा लेते हैं यहाँ पे। तो पहला आएगा हमारा D नंबर पे, हम लेंगे पहले कोणार्क को, फिर हम लेंगे मादा कैक्टस को, फिर हम लेंगे बकरी को, फिर हम लेंगे कबड्डिया खड़ा बाजार में। ठीक है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा 3 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा निबंधकार द्विवेदी युग का नहीं है, तो कुबेरनाथ राव जी हैं, ये C नंबर करेक्ट हो जाएंगे, द्विवेदी युग के नहीं है। राग दरबारी उपन्यास में व्यक्त हुए हैं, क्या व्यक्त हुआ है, तो ग्रामीण करुणाई जिंदगी की आलोचना है और कस्बाई जीवन की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति है, तो यहाँ पे हमारा B और D करेक्ट हो जाएगा, B और D करेक्ट आंसर हो जाएगा। शेखर एक जीवनी उपन्यास की आपको विशेषता बतानी है, तो पहला है कि यह हिंदी का यह प्रथम मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, एक ये भी आप जानते हैं। ठीक है, शेखर एक जीवनी का, और इसमें एक और निकल कर आता है पात्र हमारा शेखर एक जीवनी में कि D नंबर की शेखर एक जन्मना विद्रोही पात्र है, जिसके मन में विकास का अध्ययन लेखक का अभिप्रेत है। ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, तय हो गया है, मिस्टेक हुआ है कुछ चीज़ें, लेखक होगा। ठीक है, लेखक का अभिप्रेत है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ, तो यहाँ पे हमारा A और D करेक्ट हो जाएगा। A D हम देख लेते हैं कहाँ पे है, ये 4 नंबर हमारा राइट आंसर है।
अगला प्रश्न आता है कि एक और द्रोणाचार्य के कथन का आपको बताना है। एक और द्रोणाचार्य में द्रोणाचार्य का कथन कौन सा है? तो यहाँ पे ए और बी ही द्रोणाचार्य का कथन है कि उस दिन भूख मेरे सिद्धांत से बड़ी हो गई और आज की अन्न की दास्तान ने मेरा विवेक खरीदा। ठीक है, तो ए और बी ही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलती बच्चे मेरा मोबाइल देख, मैं कंप्यूटर पे जब रिकॉर्ड करती हूँ तो मोबाइल लेके मेरा भाग देते हैं, और खासकर वंशिका, वो बहुत शैतान है, इस मामले में बहुत शैतान है। और मुझे देख देख के भाग रही कि मम्मी ये क्लास कब बंद होगी, तो थोड़ी सी पिटाई भी हो जाएगी, मोबाइल देख रहे हैं बच्चे। सतपुड़ा के घने जंगल, नींद में डूबे हुए से ऊँघते अनमने जंगल, झाड़ ऊंचे और नीचे चुप खड़े हैं आंख मीचे, घास चुप है आकाश चुप है, मूंग साल पलाश चुप है, बन सके तो धासो इनमें धा, ये गलत थोड़ा, धाल नरती है, ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है। ठीक है, मिस्टेक है। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पे धस न पाती हवा जिसमें होगी। ठीक है, हवा जिसमें, तो बताना है इन पंक्तियों का करेक्ट आंसर क्या है। तो सी नंबर करेक्ट है। यहाँ पर जंगल केवल जंगल नहीं, जीवन की चुनौती है, ये हमारा सी नंबर करेक्ट हो जाएगा। ये एक प्रश्न आता है कि क्योंकि स्त्री पुरुष की जीविक संरचना में भिन्नता है, ये स्त्री पुरुष में अधिकारों की समानता संभव नहीं, यही इसी का बता रही। देखिए ए सही नहीं है, डी नंबर इसकी का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि ए सही नहीं है परंतु आर सही है, क्योंकि स्त्री पुरुष की जीविक संरचना में भिन्नता है। ठीक है, जैविक होगा, जीविक नहीं होगा, यहाँ पे जैविक होना चाहिए, जैविक संरचना में भिन्नता, इतना याद है मुझे। ठीक है, तो यहाँ पे डी नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से वही सम्मिलित करने का आ गया। ठीक है, अब एक भी यदि आप लगा लो, तोड़ दो या क्षितिज मैं भी देख लूँ, उस और क्या है। तो डी नंबर का महादेव वर्मा 4 नंबर पे। अब इन दोनों को कट कर दीजिएगा, इन दोनों को बिल्कुल कट कर दीजिएगा और देखिएगा कि कौन कहा जाता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कुछ कुछ सेम दिख रहा है, मतलब ए का यहाँ पे भी, ये यहाँ पे भी, ठीक है, देख पा रहे हैं। और इधर भी आप देख रहे हैं, तो बी का दूसरा, यहाँ पे बी का तीसरा। अब यहीं बी से आपको मिलान करना है, तो मिलन के पल दो चार, ये किसका हो जाए, पंत जी का है, और ए का तीसरा यहीं पे है। ठीक है, बी का तीसरा, तो 4 नंबर हमारा राइट हो जाएगा, सी का दूसरा जाएगा और डी का चौथा जाएगा। तो ये चीज़ आपको कहाँ मिलान करना है, यहाँ पे। इसको मत देखो, पहले इसको देखो कि ए का पहला कहाँ पे है। तो ए का हम देखें जयशंकर प्रसाद यहाँ जा रहा, फिर बी का तीसरा हम कहाँ देखेंगे, तो बी का तीसरा हम देख रहे इधर जा रहा, फिर हम देख रहे कि सी का जो है वो जा रहा यहाँ पे मैथिली शरण गुप्त, और ये डी का ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें पहले आप ना वहीं से मत मिलाया करें, पहले आप यहाँ देखा करें अच्छे से ऑप्शन में, और फिर यहाँ पे मिलान किया करें। तो 4 नंबर यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। अगला आता है प्रश्न फिर से कि विदुर, गांधारी, अश्वत्थामा, संजय किसके, यहाँ पे बताना है कि कौन सा किसका मतलब कथन है। ठीक है, आपको कथन बताना है, कौन सा किसका कथन है, किसका संवाद है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा निकल कर आता है वो बंधु 2 नंबर निकल कर आएगा। ठीक है, 2 नंबर ए का चौथा। विदुर कहता है कि हृदय तुम्हारा पत्थर का है गांधारी। ठीक है, चौथा। फिर बी का हम देखते हैं कि पहला आ जाएगा गांधारी, पत्थर की खानों से मणियाँ निकलती हैं, बाधा मत डालो, बाधा मत डालो हो जाएगा, डाला नहीं, बाधा मत डालो। ठीक है, अश्वत्थामा का फिर कथन निकल कर आता है दूसरा नंबर की, मैंने प्रतिशोध ले लिया। धृतराष्ट्र होगा से पिता की पाप हत्या का। ठीक है, धृष्ट दम्यु कुछ है मिस्टेक हुआ, मेरे ख्याल से लगता है टाइप मिस्टेक हुआ होगा। संजय है कि अंधों को सत्य दिखाने में क्या मुझको भी अंधा ही होना होगा, तो ये बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे 2 नंबर हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे का प्रश्न और आता है कि निम्नलिखित में से अग्जेय की रचनाएं बतानी है कौन सी हैं। तो ये भी आपके पीडीएफ में ऑलरेडी मेंशन है। आप बताना मुझे आंगन के पार द्वार इतने पास अपने नदी की बाग पर छाया, या फिर कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ। तो 47 का सभी मित्र बताएंगे। ठीक है, चाहे आप न्यू हो या ओल्ड हो, बस सबको बताना है। तीसरी कसम कहानी के पात्र को हम देख लेते हैं, धुन्नी राम और पलटन दास, ये दोनों पात्र तीसरी कसम के हैं। सी और डी यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है देवगिरी को जीत कर आने के बाद चामुंड राय दाहिनी ने पृथ्वीराज रासो को किस बात के लिए प्रेरित किया था। तो एनटीए का देखो, इसका ए नंबर ही आंसर निकल कर आता है। ठीक है, एनटीए ने ए ही ने बताया कि रेवा तट पर मृगा के लिए, लेकिन मैं इसको देखी नहीं थी, मैं इसका डाउट मुझे पता नहीं था, मैं इसको देखी भी नहीं अभी तक, और बाकी का तो बहुत चीज़ों का सॉल्व देख लिया था ओपन कर करके, बाकी इसका नहीं देखा था, बट ए नंबर राइट है। अगला आता है देवसेना के कथन बताने हैं आपको कि यहाँ पर कौन सा कथन बंधु देवसेना का है।
तो यहाँ पर बी और डी जो है वो देवसेना का कथन है। पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख, नहीं, पवित्रता की माप है मलिनता, यहाँ कॉमा होगा, सुख का आलोचक है दुख, पुण्य की कसौटी है पाप, विजय आकाश के सुंदर नक्षत्र, लाखों से केवल देखे ही जाते हैं। गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है, लाखों नहीं आंखों होगा, ठीक है, आंखों से केवल देखे जाते हैं, गड़बड़ था, यहाँ पे आंखों होगा। और अगला है कि ऐसा जीवन तो विडंबना है जिसके लिए दिन रात लड़ना पड़े, ठीक है। तो ए और डी हमारा, यहाँ बी और डी करेक्ट है, तो बी और डी, ये 4 नंबर हमारा राइट आंसर है। अगला है ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा, बाला रूढ़ की मृदु किरणें थी अलग अलग, बगल स्वर्णाभ शिखर थे, ठीक है। अब देख लेना, इसको पढ़ लेना, नागार्जुन के विचार को हमें बताना है यहाँ पे, ठीक है। आप इसको देख लेना क्या निकल कर आता है। तो हाँ, कवि की प्रसिद्धि, ठीक है, कवि की प्रसिद्धि हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। तो यहाँ पे सी नंबर राइट हो जाएगा। आषाढ़ का एक दिन के लिए जो कथन है वो बच्चन सिंह का है कि आषाढ़ का एक दिन राजाश्र और बेशक्ति स्वातंत्र के बीच भटकती हुई सृजनात्मकता का नाट्यबिंब है, यह कथन किस आलोचक का है, तो बच्चन सिंह का है। अगला, हरवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है, तो क्या भूलूं क्या याद करूं मैं। अगला है झूठा सच उपन्यास में वर्णित है, तो विभाजन की भयोत्पादक आशंका है, और सांप्रदायिक विद्वेष की आग में मानवीय संवेदनाओं की हत्या है। तो बी और डी हमारा यहाँ पे, बी डी हमारा राइट आंसर है। हाँ, बी डी बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना अमृतलाल नागर द्वारा रचित नहीं है, तो यहाँ पे अर्धनारीश्वर जो है अब वो अमृतलाल नागर की नहीं है। आगे चलते हैं, मेरी भव बाधा हरु प्रयुक्त में झाई शब्द का आपको अर्थ बताना है। तो झाई से एक होता है परछाई, ठीक है, और झलक भी होता है, ठीक है, परछाई भी होता है झाई से, झलक भी होता है। झाई से ना तो मुस्कान होता है ना ही दृष्टि होती है। तो ए भी हमारा यहाँ पे राइट हो जाएगा, यानी डी भी इसको इसी को माने। भोला राम का जीव कहानी के विषय में आपको बताना है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या निकल कर आता है भोला राम की जीव में। तो यहाँ पे भ्रष्टाचार की पक्ष धरता है, और फिर आगे सरकारी कार्यालयों में व्याप्त रिश्वतखोरी की अभिव्यक्ति है। तो ए और डी हमारा यहाँ पे, ए डी हम देख लेते हैं कहाँ पे है, ओ सॉरी, ए बी और डी हमारा मेरे ख्याल से राइट होगा, ठीक है। बी और डी हमारा 57 का, बी डी हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। यदि आप बताना चाहें तो आप भी बता देना मुझे क्या होगा इसका राइट आंसर, लेकिन बी डी ही करेक्ट होगा। आगे है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है आपको। तो ये 58 का राइट आंसर हमारा सी नंबर यहाँ से निकल कर आता है। पहले सी आएगा, बी आएगा, डी आएगा, ए आएगा, ठीक है। नीलम देश की राजकन्या, फिर पिंजरा, फिर अग्निखोर, फिर आता है जयदूल, ठीक है। जयदूल ज्ञानेंद्र की, सब अलग अलग कुछ रचनाएं हैं। अग्निखोर आपको पता है कि अग्निखोर जो है वो रेणु जी की रचना है, और ये नीलम देश की राजकन्या जयदूल ज्ञानेंद्र की रचना है, ठीक है। आप बताना पिंजरा किसकी रचना है, ठीक है। यहाँ पे आचार्य शुक्ल की दृष्टि से, मतलब यहाँ पे प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से अनुक्रम बताना है सही आलोचनात्मक कृतियों का। तो करेक्ट आंसर हमारा यहाँ पे निकल कर आता है ए नंबर, 4 नंबर, ठीक है। पहले ए आएगा आचार्य शुक्ल और हिंदी आलोचना, फिर डी आएगा परंपरा का मूल्यांकन, और सी आएगा भारतीय सौंदर्य बोध तुलसीदास, फिर डी आएगा, बी आएगा हिंदी जाति का साहित्य। अगला है नंददास के बारे में आचार्य शुक्ल के कुछ कथन बताने हैं आपको। करेक्ट आंसर क्या निकल कर आता है, तो यहाँ पे हमारा ए और बी करेक्ट होगा, ठीक है। ए और बी हमारा करेक्ट होगा कि इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है, और कृष्ण की रास लीला का अनुप्रासादयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है, ठीक है। तो ए भी हमारा राइट हो जाएगा। आगे फिर चलते हैं, कोमल कपोल पाली में सीधी सादी स्मित रेखा, जानेगा वही कुटिलता जिसने भाव में बल देखा। तो बता यहाँ, ओहो ये भी कूट में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी और डी नंबर। एक होगा भावों की कुटिलता से अनुराग सूचित हो रहा है, और यह अनुराग गालों पर फैली मुस्कान में व्यक्त हो रहा है, ठीक है। सी डी राइट होगा, वैसे भी यहाँ मेंशन है। कोमल कपोल यानी गाल, पाली में सीधी साधी स्मित रेखा, और जानेगा वही कुटिलता जिसने भाव में बल देखा, ठीक है। तो सी डी राइट हो जाएगा। अगला, जगपति की बीमारी और बेरोजगारी से उपजी आर्थिक मजबूरियों से त्रस्त पत्नी चंदा की किस कहानी की पात्र हैं, तो राजा निर्वंशिया की पात्र हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ आत्मकथा नहीं है,
तो यहाँ पे आपको पता है बाणभट्ट की आत्मकथा और शिखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है, आत्मकथा नहीं है, तो बी डी यहाँ पे हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, बी और डी, ये बी डी राइट हो जाएगा। आवारा मसीहा बिल्कुल यहाँ पे शरद चंद्र राइट आंसर है। ठीक है, अभी शिव शंभू के चिट्ठे की बात करूँ तो कलकत्ता और भारत मित्र, ये दो ऑप्शन राइट थे, बी और डी। कि शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित है कौन कौन, तो बी और डी हमारा यहाँ पे 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। एक प्रश्न आता है कि कविता की भाषा विरोधाभास, कविता की भाषा विरोधाभास की ही भाषा होती है, कथन निम्नलिखित में से किसका है, तो एक क्लीथ ब्रुक्स का। ठीक है, एनटीए का जो प्रश्न आया था इसका क्लीथ ब्रुक्स राइट आंसर था। अभी आप मुझे बताना कि मतलब कुछ आपको यदि मिला हो कोई तथ्य तो बताना, बाकी एनटीए का यही ऑप्शन था। ठीक है, और लक्ष्य संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद बताने हैं आपको, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा बी और सी, बी और सी आता है, बी और सी ये वाला 4 नंबर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। आगे देख लेते हैं कौन सा है बी और सी। वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि, ठीक है, संलक्ष्य क्रम ध्वनि के भेद हैं। आगे चलते हैं अगला प्रश्न, ग्रुप में ऑलरेडी मैंने इसको दिया है, बट कई मित्र पूछ रहे थे मैम कि पेपर एक बार दिखा दें आप, हम लोग नए हैं तो मुझे लगा कि बताना चाहिए। आपका बंटी उपन्यास में वर्णित है तो और चीज़ हटा दिया करें। बालक में पहले तो पकड़ो कि मात्र प्रेम की लालसा देखने को मिलती है 68 में। ठीक है तो एक तो आपको सी नंबर देखने को मिलता है, दूसरा आपको बी नंबर देखने को मिलता है। ठीक है, बी सी कि बालक में असुरक्षा की भावना, तो बी और सी हमारा राइट हो जाएगा यहाँ पे ए नंबर। अगला है निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है अक्षर। अगला है वंशीधर किस कहानी का प्रमुख पात्र है, दुलाई वाली का पात्र है। और ये तेरी बाकी अदा पर मैं खुद हूँ फिदा, तेरी चाहत को दिल भर बयां क्या करूँ। ठीक है, ये जो पंक्ति है वो तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम से पंक्ति ली गई है। अगला है मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है, तो कौन सी नहीं है, ये सभी हैं। ये जो है राष्ट्र भारती ये नहीं है, रामचरित उपाध्याय की रचना है राष्ट्र भारती। कामायनी के सर्गों का अनुक्रम आपको बताना है, श्रद्धा चिंता आशा श्रद्धा काम वासना लज्जा सर्ग। इसको बहुत ज़्यादा मैंने ट्रिक लगाया था पेपर के टाइम पे, भैया ऐसे ट्रिक लगा रही थी और लास्ट में इसका मैं राइट निकाल पाई। ए बी सी बिल्कुल ए बी सी डी करेक्ट था, क्योंकि मुझे इसका ट्रिक एक याद था और उसी ट्रिक को मैं 4-5 मिनट तक करती गई और एट लास्ट इसका राइट आंसर निकल आया था। भूतई पारिवारिक पृष्ठभूमि पर कौन सी आत्मकथा मतलब आधारित है, तो मुर्दहिया है। और अगला प्रश्न आता है पुरोहित के अनुसार रामगुप्त का ध्रुव सामने पर कोई अधिकार नहीं क्योंकि। इसका हमें फिर से 75 का राइट आंसर लगाना है। यदि आपने पढ़ा होगा इसको तो आप बताना आप क्या लगाना चाहते हैं, लेकिन एनटीए बताता है कि वह गौरव से नष्ट और आचरण से पतित था। ठीक है, ए नंबर यहाँ डी नंबर राइट आंसर एनटीए का था। और कौन आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है, तो अरबी, क्योंकि अरबी सामी परिवार की भाषा है, आर्य परिवार की भाषा नहीं है। यह देह भाव भ्रांति है, ये उर्वशी का कथन है। अगला आता है रामचरितमानस के अंत में कही गई तुलसीदास की कौन सी बातें सही हैं। ठीक है, तो ए और डी यहाँ पे राइट आंसर आएगा। एक ये मेरे समान कोई दूसरा दीन नहीं है इसलिए हे राम मेरी भवबाधा को दूर करो, ए। और डी नंबर यहाँ पे राइट आता है कि जिस तरह कामी को स्त्री लोभी को धन प्रिय हो उसी तरह हे राम तुम हमेशा मुझे प्रिय हो, लघु। ठीक है, ए और डी राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ए डी कहाँ पे है, ये देखो 4 नंबर पे ए डी है, तो ये हमारा राइट हो जाएगा। ये निम्नलिखित में से किसकी पुस्तक का नाम द्वंद्ववादी तर्क की समीक्षा यानी क्रिटिक ऑफ डायलेक्टिक्स रीजन है। तो यहाँ पे एनडीए का जो उत्तर आता है वो 7 कराया था। ठीक है, मैं इसको पढ़ी नहीं थी ऑलरेडी, ये वाली 7 रखे तो कई रचनाएं पढ़ी थी पर ये नहीं पढ़ी थी। तो ये तो मैं तो पता नहीं किसको कार्ल मार्क्स को नहीं लगाई थी, एडलर को लगा के आ गई थी। ठीक है, बट ये नहीं थी, ये थी। और एक है धनी कौन होता है, इसका कोई विचार नहीं करता। ठीक है, गोविंदी और मेहता का कथन है, ये गोविंदी और मेहता। यार ये माउस काम क्यों नहीं कर रहा आज, ये मेरे बच्चे ना बहुत ज़्यादा शैतानी करते हैं। ठीक है, तो बी नंबर राइट होगा। इसको भी आप लगा सकते हैं, अच्छे से लगा सकते हैं यदि आपको एक भी अच्छे से पता हो। भारतेंद्र हरिश्चंद्र, महावीर द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विद्यानिवास। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है मेरी जन्मभूमि। ठीक है, ये पता है आपको। तो अब देखो सी का 1 नंबर पे 2 नंबर पे कहाँ जा रहा है, तो सी का 2 नंबर पे केवल एक जगह पे है, ये देखो केवल एक जगह पे, और यही हमारा राइट आंसर है, ए का चौथा। ठीक है, चला जाएगा यहाँ पे ए का चौथा जाएगा, और फिर बी का जाएगा तीसरे नंबर पे महावीर द्विवेदी कवि और कविता।
फिर ये द्विवेदी का लगा दिया मैंने। मिश्र विद्या निवास मिश्र का जाएगा फागुन दूरे दीना, ठीक है। और ये भावा इसको मैं मतलब सही करके गलत की थी, ठीक है, मैं बता भी रही हूँ है ना। इसको मुझे पता था कि नाश भी हूँ मैं, अनंत विकास का क्रम भी हूँ, मैं बहुत बार इसको गाई भी थी। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी, रागिनी भी हूँ। बहुत बार इसको मैं गुनगुनाया करती थी, ठीक है। पर उस दिन पता नहीं पता था कि महादेव वर्मा की रचना है, पर मुझे जब पहला सिलेबस आया था तो उसमें एक जो पंक्ति थी वो सुमित्रानंद पंक्ति के साथ थी, ठीक है। तो वो पता नहीं क्या मिस्टेक किया मैंने और इसको मैं गलत कर गई इस वाले प्रश्न को, ठीक है। सही करने के बावजूद इसको मैं गलत करके आई थी। तो इसको आप देख लेना, इसका ये यहाँ पे हमारा 4 नंबर इसका राइट आंसर निकल कर आता है, ठीक है। 4 नंबर राइट निकल कर आता है और डी का हमारा यहाँ पे तीसरा आता है, ये महादेव वर्मा की पंक्ति है। ये मैंने पढ़ा था कि ब्रजभाषा पद्य का संग्रह जो सभा विलास है किसकी रचना है, तो लल्लू लाल की है। क्योंकि मुझे पता था कि सभा विलास सदल मिश्र की रचना नहीं है, विठल नाथ की भी रचना कोई सभा विलास करके नहीं है, नाभादास की तो बिल्कुल नहीं हो सकती, तो लल्लू लाल की रचना है ये। और यहाँ भी आप ट्रिक से लगा सकती हैं, आपको कोई याद नहीं है, आपको पता है दुर्रानी जेठानी कहानी 70 में, फिर इसके बाद आता है परीक्षा गुरु, ठीक है। तो देखो सी नंबर पहला कहाँ है, तो सी नंबर केवल एक जगह पे है और बाकी जगह पे कहीं नहीं है, तो भी आप इसको अच्छे से लगा सकते थे, ठीक है। तो 2 नंबर बिल्कुल राइट है। और आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य घटनानुकूल इसका शब्दोपस्थिति किसका मतलब है ये कथन, तो आप मुझे बताना कमेंट करके, ठीक है। उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, श्रीचंद है। अगला आता है टी एस इलियट की आलोचना की विशेषता बतानी है, ये लगता है कूट में है क्या रे भाई, ठीक है। तो यहाँ भी प्लस पॉइंट ये था कि कुछ प्रश्न यदि आपसे नहीं भी बन रहे थे तो भी आप अच्छा उत्तर गेन कर सकते थे, ठीक है। अब मेरा तो दुर्भाग्य था कि मैंने इस बार JRF के लिए डाल ही दिया था, क्योंकि नेट की सीट फालतू में चली जाती है ना, किसी एक बंदे का हुआ होगा जिसका, तो वो कितना खुश है, ठीक है। 4 बार डालने से बेहतर है कि एक बार में आप अचीव करो कोई चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ए नंबर कविता आत्मगत अभिव्यक्ति से पलायन है, इलियट का कथन है। और फिर आता है सी नंबर की कवि काव्य का माध्यम भर है, ठीक है। ए और सी हमारा राइट आंसर है, तो ए सी देख लीजिए, ये देखो ए सी राइट आंसर है। और यही वही चीज़ है मैं आपको बता रही थी, केवल एक का छोड़ करके बाकी सबका स्थापना तर्क वाला प्रश्न ए ही राइट है सबका, कि अस्तित्ववाद व्यक्ति को अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी मानता है, क्योंकि अस्तित्ववाद व्यक्ति के अस्तित्व को किसी ब्रह्म सत्ता के अधीन नहीं मानता, तो ए और आर दोनों सही है। एक और प्रश्न आता है कि छायावाद के बारे में आचार्य शुक्ल की आपको स्थापना बतानी है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा निकल कर आता है छायावाद के बारे में, तो ए और बी करेक्ट आता है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है और छायावाद की रचनाएं गीतों के रूप में ही अधिकतर होती हैं, तो ए बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है, ए बी यहाँ पे नंबर, ठीक है। एक और कथन आता है और इसका जो करेक्ट है कि डार्विन का मानना है कि ईश्वर सृष्टि का निर्माता है, क्योंकि मनुष्य सृष्टि का निर्माता है कारण कि वह ईश्वर की सृष्टि है, तो इसका जो बिंदु है वो 3 नंबर हमारा निकल कर सही आता है। ए सही है, ठीक है, ए सही नहीं है, ठीक है, डी नंबर का 3 नंबर, हाँ ए सही है परंतु आर सही नहीं है, ठीक है, सी नंबर हमारा राइट है। इसके बाद आता है हमारा ये प्रश्न आ जाता है वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का, तो उसको सॉल्व नहीं करवा रही हूँ, बाद में उसको मैं अलग से करवा दूंगी, ओके। तो ये क्लास आपको कैसी लगी लाइक और कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना है, और फिर आप बताना मुझे कि आपका नेक्स्ट जो पेपर है सेकंड शिफ्ट का वो भी सॉल्व करवाना है कि नहीं करवाना है, आप बता देना कि मैं केवल ग्रुप में करवा दूँ, ठीक है। तो और हाँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और मेरे दूसरे चैनल सावित्री तिवारी ब्लॉग को जा करके यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, मेरा चैनल सावित्री तिवारी ब्लॉग करके है, और उसको सब्सक्राइब करना है सबको, क्योंकि जितना ज़्यादा, यार आज मेरा माउस काम नहीं कर रहा है, ठीक है, जितना ज़्यादा आप मेरे चैनल को देखेंगे, मतलब मेरे कौन चैनल को, ब्लॉग वाले चैनल को, उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि आप दिनचर्या से रूबरू होंगे, ठीक है, हमारे दिनचर्या से रूबरू होंगे कि हम कब क्या काम करते हैं और पढ़ने का टाइम कब निकाल लेते हैं, पढ़ते भी है, पढ़ाते भी है, घर का काम भी, मतलब सारा कुछ ऑल,
ठीक है। तो आप जाके उसको सब्सक्राइब करना, सावित्री तिवारी ब्लॉग, अभी जाओ और यूट्यूब पे सर्च कर लो जल्दी से, और उसको सब्सक्राइब करके एक छोटा सा कमेंट करके बता देना कि हाँ मैम जी, हम आपके सब्सक्राइबर यहाँ भी हो गए हैं और आपको हम देखना चाहते हैं। ठीक है, ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ संध्या। अभी शुभ रात्रि के 5:54 हो रहे हैं। ठीक है, सभी को शुभ संध्या।